हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम नई किताब शुरू करने वाले हैं, क्लास 7th हिस्ट्री आर पास्ट 2। आज हमारा पहला चैप्टर होगा। इसके पहले एक जानकारी, यहां पर सिर्फ हम एनसीईआरटीज पर फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटीज की बात कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए आप हमारे तमाम कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं video.onlyies.in पर जाके। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरीज हैं, तो info@onlyies.com पर जाकर पूछ सकते हैं। आज हम पहले डिस्कशन करते हैं कंटेंट्स के बारे में कि आखिर क्या क्या ऑफर करती है किताब में, किस किस चीज के बारे में बात करने वाली। इस किताब में आप देखेंगे हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे 750 एडी, 750 एडी से हम 1750 एडी तक की बात यहां पर करने वाले हैं। आपको हमारे 6 क्लास के लेक्चर्स याद आ रहे होंगे जब हमने आर पास्ट 1 ये किताब हमने कंप्लीट की थी। जो आपकी आर पास्ट 2 है, इस किताब में आप देखने वाले हैं चर्चा होने वाली है पर्टिकुलरली मिडिवल हिस्ट्री की। जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री है उसको यहां पर फोकस किया जाएगा, और जब आपकी आर पास्ट 1 थी वहां पर आपने एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस की। यहां पर आप देखेंगे सेकंड चैप्टर, जो नए किंग्स, जो नए राजा आने वाले हैं, जो नए किंगडम्स एस्टैब्लिश होने वाले हैं। हमेशा आप याद रखें, जैसे ही एक बड़ा किंगडम टूटता है छोटे छोटे किंगडम्स आने लगते हैं। मैंने आपको मॉडर्न्स के बारे में बताया था, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट मॉडर्न्स के बारे में बताया था, गुप्ता एरा के बारे में भी बताया था, और पोस्ट गुप्ता एरा के बारे में भी चर्चा की थी। उसके बाद की कहानी यहां से कवर होगी, उसकी बाद की कहानी यहां से शुरू होगी। और जैसे ही आप देखने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बाद जैसे ही छोटे छोटे किंगडम्स पिक्चर में आएंगे, इमर्ज होंगे, उनके बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है। फाइनली दिल्ली सल्तनत की कहानी चालू होगी लगभग 1206 के आसपास। आप देखने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत की हम चर्चा करना चालू कर देंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको पता चलेगा जो आपका पानीपत का युद्ध होता है 1526 के आसपास, आपके बाबर जो मुगल एम्पायर को, मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं, उनका आगमन होगा। उनका आपकी हिस्ट्री के पटल पर, हिस्ट्री के सीन में उनका एडवेंट होगा। फाइनली जो रूलर्स हैं, यहां तक तो हम सिर्फ रूलर्स की बात करें, आप चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल एम्पायर की बात करें, यहां तमाम रूलर्स की क्रोनोलॉजी चलने वाली है। पर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो हर रूलर आके क्या करने वाला है, सारे रूलर्स, आप देखिए, आप अपने सामान्य जीवन में क्या करने वाले हैं। आप एक घर खरीदेंगे तो आप बिल्डिंग बनाएंगे एक, साथ में आप वहां पर बहुत सारी चीजें सजावट की लगाने वाले हैं। आप उससे आपको एक चीज समझ में आता है, आप ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले। इसी तरीके से आपकी लाइफ से भी आप बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं। कोई राजा आएगा तो वो एक बिल्डिंग बनाने वाला है, कुछ बिल्डिंग्स बनाएगा, चाहे वो फोर्ट हो सकते हैं, कुछ सुंदर मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ताजमहल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लाल किला, या फिर आप कुतुब मीनार की बात करें। जो भी महान शासक आएंगे वो बिल्डिंग्स बनाएंगे। अगर मुस्लिम है तो वो पर्टिकुलरली मॉस्क बनाएंगे, हिंदूज होंगे तो वो टेम्पल्स वगैरह बनाएंगे। साथ में आप देखने वाले हैं टाउन्स डेवलप होंगे। अब टाउन्स जो डेवलप होते हैं वो क्यों होते हैं? टाउन्स आपके जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज सेंटर्स बन जाते हैं, वहां मार्केट प्लेसेस बन जाती है। टाउन्स जहां पर डेवलप होंगे वहां पर लोग बसना चालू करेंगे, वहां पर क्राफ्ट्समैन मिलेंगे आपको, और साथ में ट्रेडर्स मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे क्राफ्ट्समैन अपना जो भी प्रोडक्ट्स है वो तैयार करेंगे और वहां से ट्रेडर परचेस करके उनको सेल आउट करेंगे। आप पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में, कुछ अलग अलग तरीके की ट्राइब्स जो नोमैड्स होते हैं, बंजारे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कुछ सेटल्ड कम्युनिटीज हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है उसकी बात होगी, आम आदमियों की बात होगी। याद करिए 6th क्लास में भी हमने आम आदमी की चर्चा की थी। हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो आम आदमी के हैं वो कैसे पता चलते हैं। हमने यूटेंसिल्स से, बोन्स से पता लगाने की कोशिश की थी कि उनकी जीवन शैली कैसी रहती होगी। फिर हमने डिवोटीज के बारे में यहां पर बात समझ में आएगी आपको। यहां पर आपको समझ में आएगा वहां पर रिलीजियस सिस्टम कैसा था, वर्शिप सिस्टम कैसा था। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो कहीं ना कहीं आप देखिए हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात की, मकान है, ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमिक्स हो रही, और एक और स्पिरिचुअलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस होगा। यहां पर जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी डिस्कस कर देंगे, उसके साथ आपको जो रीजनल कल्चर्स आ रहे हैं, आप देखिए हर जगह पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप देखें जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कल्चर में डिफरेंस रहता है। नॉर्थ में कथक पॉपुलर है तो साउथ में आप देखने वाले भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी पॉपुलर है। उस तरीके से आपको कल्चरल डिफरेंसेस समझ में आएंगे, आर्ट फॉर्म्स में, या फिर म्यूजिक में, या फिर लाइफस्टाइल में एज सच। फाइनली हम डिस्कस करेंगे 10th चैप्टर जो हमारा है वो है किस तरीके से आपकी 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हो रहे थे। ये जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हो रहे थे ये कैसे हो रहे थे, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये जो किताब है ये 1000 साल की कहानी बताने वाली है आपको। इन 10 चैप्टर में आप 1000 साल की कहानी, 1000 ईयर्स को आप ट्रेस करने वाले हैं। ये आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। इसका पहला ही चैप्टर है जिसमें आपको ट्रेसिंग करके बताया जाएगा कि 1000 साल में क्या परिवर्तन आए, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी ऊपरी तौर पे।
हमेशा की तरह मैं आपको टाइमलाइन से समझाने का प्रयास करूंगा और थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे हम हमारी पुरानी जो कहानी थी उसका। अब आप देखिए, मैं हमेशा से इसी तरीके से ड्रॉ करता हूं। आप 2020 में बैठे, यहां पर 0 है, शून्य है, आर्यभट्ट की देन है ये हमारे पास है, और ये इसको हम कहते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईशा का जन्म होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मार्क करते हैं आप एडी कहेंगे या फिर इसको कॉमन एरा कहेंगे, और पीछे की तरफ जो होने वाला है उसको आप कहेंगे बीसी या फिर बिफोर कॉमन एरा। यहां तक आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। याद करिए, मैंने आपसे कहा था 2 मिलियन ईयर्स पे आपका पेलियोलिथिक एज है। आगे आएंगे आप तो मीसोलिथिक, फिर उसके आगे आएंगे तो आपका नियोलिथिक होने वाला है, फिर आप आगे आएंगे तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और आगे आप आएंगे तो आपका अर्ली वैदिक पीरियड आएगा। उसके और आगे आएंगे आप तो फिर क्या होने वाला है, लेटर वैदिक पीरियड होने वाला है। उसके और आगे आएंगे महाजनपद बनना चालू हो जाएंगे। उसके और आगे आएंगे तो आप मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। उसके और आगे आप जाने वाले हैं तो इस तरीके से आपका मौर्य साम्राज्य चलने वाला है। मौर्य साम्राज्य का खत्म होगा, यहाँ पे आपका पोस्ट मॉडर्न टाइम आ जाएगा। पोस्ट मॉडर्न टाइम चलने वाला है आगे। पोस्ट मॉडर्न टाइम के बाद आप देखने वाले हैं आपका गुप्ता पीरियड आ जाएगा। गुप्ता पीरियड के बाद फाइनली आप देखने वाले हैं 550 के आसपास, ये 300 से लेके 500 एडी तक आपका चलने वाली कहानी पूरी मॉडर्न ये गुप्ता पीरियड की। और गुप्ता पीरियड के बाद ये 550 से लेके 750 तक जो कहानी चलेगी ये आपकी पोस्ट गुप्ता पीरियड की कहानी चलेगी। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड हम यहां तक डिस्कस कर चुके थे। याद करिए, हमने आपसे बताया था कि राजा होगा एक में हमने बात की थी हर्षा, जो मैंने कहा था कि हर्षा वाज नेवर हर्षा, हर्षा की खुशी छीन ली थी पुलकेशन ने। तो पुलकेशन ने जो हर्षा की खुशी छीनी थी, पुलकेशन कौन सा राजा था, पुलकेशन आपका चालुक्य राजा है। तो चालुक्यास की बात की थी हमने, याद करिए आप। और साथ में हमने बात की थी आपसे पल्लवास की, पल्लवास, चालुक्यास और हर्षास, इसकी बात हमने आपसे की थी पोस्ट मॉडर्न टाइम में, जहां हमने 550 से लेके 750 तक की चर्चा कर चुके हैं। यहां तक का हम आपसे पूरी बात डिस्कस कर चुके हैं। आर पास्ट 1 किताब जो थी उसमें 6वीं क्लास की किताब में हमने ये पढ़ लिया है। अब आप देखिए, जो नए नए टर्म्स आने वाले, जैसे ही आपकी सोसाइटी में चेंज आता है, आप देखेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस से टर्म्स आते हैं। आप देखिए, आपकी जनरल लाइफ में एक शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन गांव में भी आप जाएंगे तो गांव का आदमी भी डॉक्टर को डॉक्टर ही कहता है। वो हकीम साहब नहीं कहेगा, वो आपसे डॉक्टर ही बोलेगा। उसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे आप कहेंगे मोटरसाइकिल, तो ये मोटरसाइकिल जो है आम आदमी भी इसको मोटरसाइकिल बोलता है, लेकिन ये मोटरसाइकिल जो है अंग्रेजी का शब्द है। जैसे जैसे हमारे साथ अलग अलग सोसाइटियां मिंगल होती है, हमें नए नए शब्द ढूंढने मिलते हैं, हमारे नए नए शब्द हमारे रोजमर्रा के जीवन में यूज होने लगते हैं। शर्ट, पैंट, मोटरसाइकिल, इस तरीके के बहुत सारे, डॉक्टर, ये ऐसे शब्द आपको जुड़ते हैं। उस तरीके से आपके पर्शियन के भी बहुत शब्द हैं, उर्दू के भी बहुत शब्द हैं। और यहां से आपको समझ में आएगा कि जैसे ही दो सोसाइटीज मिंगल अप करेंगी, उनकी टर्मिनोलॉजीज भी इंटरचेंज होती हैं। हम यहां पर नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज इस पर्टिकुलर पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज की, क्या क्या किस तरीके से जो आपके हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज से हमें क्या पता चल रहा है। हम देखने वाले हैं नया सोशल सिस्टम, जो नए सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं, जो नए पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं, उनकी चर्चा है इस चैप्टर में। आप देखेंगे रीजन्स और एम्पायर्स, कुछ कुछ जिस जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में कौन सी एम्पायर है और कौन सी लोकेशन में एम्पायर है, ये सारी बातें। नई लैंग्वेजेस आएंगी, नए लैंग्वेज आएंगे, रीजन्स का डिस्कशन और ज्यादा इलस्ट्रेटिव वे में होगा इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। और फिर आप फाइनली बात करने वाले हैं टाइम की और हिस्टोरिकल पीरियड की। हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारा सिलसिलेवार तरीके से हमारा चैप्टर चलने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, बड़ी नायाब सी बात है, आप कभी सोचेंगे तो आपको लगेगा ये कैसे किया गया होगा। हम जनरली इतनी गहराई से सोचते नहीं अपने जीवन में। सबसे बड़ा चैलेंज आप देखिए, आज तो आपको कुछ भी कहीं भी जाना है, आपने जीपीएस ऑन किया, आपको डायरेक्शन मिल गया और आपने कार से, बाइक से, ट्रेन से या फिर पैदल दौड़ना चालू कर दिया और आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। आप अपने रास्ते में कभी भी आपको परेशानी नहीं होती, आप कभी आज रास्ता भटकना भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जीपीएस है। क्या आप सोच सकते हैं 1154 की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन एरा की। कॉमन एरा मतलब आप समझ गए होंगे, एडी की बात है। इस समय एक अरब ज्योग्राफर थे, अरब के एक ज्योग्राफर जिनका नाम है अल इदरीस। अल इदरीसी ने मैप बना दिया था इंडिया का। आप सोच सकते हैं मैप बनाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा उस टाइम पे। इतने बड़े कॉन्टिनेंट, एक इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट का, इतने बड़े लैंड मास का मैप करना है आपको बिना जीपीएस के, बिना सैटेलाइट्स के। आज तो सैटेलाइट इमेज और तमाम चीजें आपके पास, उस समय कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा और इन्होंने ये मैप बनाया है। अब आपको ये मैप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस मैप को इन्वर्टेड फॉर्म में बनाया गया। ये जो है आपका, ये गोल गोल सा दिख रहा है, ये है आपका श्रीलंका, और ये जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये है आपका
इंडिया। इवन दो जो उन्होंने मैप बनाया वो तो एक्यूरेट नहीं था, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द गिवन रिसोर्सेज जो मैप बनाया वो काफी कमेंडेबल काम था, अपने आप में बहुत ही नायाब काम था। और ये जो अरब ट्रेडर्स है उनसे इनने इंफॉर्मेशन लेके ये मैप पूरा तैयार किया। यहां पर भी इनने एक इंपॉर्टेंट जगह की चर्चा की है, एक इंपॉर्टेंट जगह का जिक्र किया है जिसका नाम कन्नौज है। अरबी में इसको कन्नौज करके डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ये भी आपको मैप में देखने मिलने वाला है। आगे अब देखिए, आप लगभग 500 साल बाद की कहानी है। यहां पर आप देखने वाले एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। अब समझिए कार्टोग्राफर का क्या मतलब होता है। कार्टोग्राफर वो आदमी होता है जो मैप बनाता है। The person who makes map is called cartographer and the study of making maps is called cartography. जैसे बायोग्राफी उसी तरीके से कार्टोग्राफी है स्टडी ऑफ अ मैप। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। इन्होंने, जिनका नाम है गुलेम डी आइल्स, इन्होंने आप देखने वाले हैं किस तरीके से पूरी एक एटलिस्ट तैयार करने वाले हैं। ये लगभग 18th सेंचुरी में हुआ। इन्होंने इंडिया का एक रफ स्केच बना दिया था जो लगभग आज के जो हम देखते हैं इंडिया का जो डिजाइन है या फिर जो इंडिया का जो मैप है वो बिल्कुल मैच करता है उनके बनाए हुए मैप से। और यहां पर आप एक चीज समझिए, ये जो 1720 के आसपास ये चीजें हो रही हैं, इससे आपके जो सीफेयरर्स हैं, जो आपके सेलर्स हैं, उनको कितना ज्यादा पुश मिलने वाला है। और ये जो यूरोपियन वॉयजेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। मंजिल तक पहुंचना तो है लेकिन रास्ता ही नहीं पता। रास्ता बनाने वाले ने रास्ता बना दिया। ये फ्रांसीसी लोगों ने, ये फ्रेंच जो आपका कार्टोग्राफर है उसने ये रास्ता बना दिया। और अगर जब इसने ये रास्ता बना दिया तो कितना आसान हो जाएगा आपके यूरोपियंस को यहां तक पहुंचना। और यूरोपियन से आप देखिए इंडिया में साइट सीइंग करने कोई नहीं आएगा, ताजमहल देखने नहीं आने वाले। उस समय में आते थे यहां पर व्यापारी। तो उस समय यहां पर इस मैप के द्वारा, इस मैप की हेल्प लेकर व्यापारी आते थे, मर्चेंट्स आते थे काफी दूर दूर से यूरोप से सेल करके अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप देखने वाले हैं नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज की बात करें, शब्दावली की बात करें, आप देखिए पर्शियन का धीरे धीरे यूज बढ़ने लगा। बहुत सारी मॉडर्न पर्शियन जो भाषाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं मिंगल अप होता है, इंटरचेंज होता है, तो नई नई भाषाएं आती है। पुरानी पर्शियन को छोड़ के नई पर्शियन, मॉडर्न पर्शियन का यूज होने लगा। यह भी कुछ समय के दौरान हुआ, कुछ समय लगा और इसमें यह चेंजेस आए। आप देखिए जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान शब्द का यूज कहां करते हैं हम, कहां से ये शुरू हुआ। यह टर्म हमें पर्शियन से मिला है। हिंदुस्तान जो है वो पर्शियन से हमें मिला। याद करिए हमने इंडिया नाम कहां से आया इसके बारे में चर्चा की थी, याद आ रहा है आपको। मैंने भारत कहां से आया उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद से भारत आ रहा है। इंडिया जो आ रहा है वो आपके इंडस नदी से कहीं ना कहीं ड्राइव किया जा रहा है। जो आपके ग्रीक और ईरानियंस है वो कहीं ना कहीं इस चीज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। जो आपका ये टर्म यूज हो रहा है, ये टर्म कहां से डेवलप होता है, तो ये पर्शिया से डेवलप होता है। और पर्शियन जो सबसे पहले बंदे हैं जो इसको यूज करते हैं 13th सेंचुरी के आसपास, उनका नाम था मिनाज ए सिराज। ये पर्शियन में यूज करते हैं हिंदुस्तान शब्द, और हिंदुस्तान से इनका रेलेवेंस था आपका पंजाब, हरियाणा, और उसके अलावा जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट में इंडस के इस तरफ जो भी जगह है, इंडस के वेस्ट में जो जगह आने वाली है उसको, सॉरी ईस्ट में जो जगह आने वाली है उस सबको आप, गंगा के आसपास का इलाका, यमुना के आसपास का इलाका, उसको बस आप हिंदुस्तान कहते थे। आगे देखें तो पर्टिकुलरली जो दिल्ली सल्तनत का एरिया था उसी को आप हिंदुस्तान कहते थे। यहां पर हिंदुस्तान में कहीं पर भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। साउथ इंडिया वाज नेवर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हिंदुस्तान। तो ये आपको बात याद रखने की जरूरत है। मिनाज सिराज का नाम भी याद रखने की जरूरत है। जो नई और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज आती है उनमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप देखने वाले हैं अर्लियर 16th सेंचुरी, जो आपके 1526 के आसपास जब बाबर आते हैं, तो बाबर जब आएंगे तो आप देखने वाले हैं ये हिंदुस्तानी के यूज करने वाले हैं, ये हिंदुस्तान शब्द का यूज करने वाले हैं। और हिंदुस्तान का शब्द जब ये यूज करेंगे वहां पर ये ज्योग्राफी डिस्क्राइब करेंगे। अपना एक किताब है बाबरनामा, आपने सुना होगा, जो बाबर की किताब है बाबरनामा। बाबर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे गार्डनिंग से, उनको गार्डनिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। आप देखेंगे जो चारबाग आर्किटेक्चर है उसमें कहीं ना कहीं बाबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं एक योगदान है, क्योंकि यहां पर जो फोना या फिर कल्चर या ज्योग्राफी की बात की गई हिंदुस्तान की पर्टिकुलरली, वो बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है। 14th सेंचुरी के आसपास आप देखने वाले हैं अमीर खुसरो, जिसको आप तूतीय हिंदुस्तान कहते हैं, इनने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। इनने वर्ड हिंद यूज किया, शब्द जो हिंद था वो इन्होंने यूज किया। ये हिंदवी भाषा में लिखा करते थे। और यहां पर आपको समझ में आएगा बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान शब्द को यूज करना चालू किया, हिंद शब्द को यूज करना चालू किया। एक और इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको आपको समझने की जरूरत है, वो है फॉरेनर। अब फॉरेनर क्या होता है ये समझते हैं हम। फॉरेनर क्या है, पहले आप देखिए,
पहले के समय में जो फॉरेनर की डेफिनेशन थी वो ये थी, जो दूसरे गांव से आया है या फिर जो दूसरे शहर से आया है उसको भी आप फॉरेनर कह देते थे, परदेशी कह देते थे। आज फॉरेनर की डेफिनेशन क्या है? आज फॉरेनर की डेफिनेशन ये है जो इंडिया से नहीं है, जो बाहर से है, चाहे वो श्रीलंका से हो, चाहे वो आपका ये चाइना से हो या नेपाल से हो। आजकल तो उस तरीके की सिचुएशंस आ गई हैं, तो जो भी आपके देश का नहीं है उसको आप फॉरेनर मानते हैं। लेकिन पहले के समय में अगर आप एक टाउन से नहीं है, आप टाउन के बाहर से हैं या फिर आपको नहीं जानते तो आप अनजान हो जाते हैं। फॉरेनर का उस समय जो शब्द था वो था स्ट्रेंजर, अंग्रेजी में, अनजान उर्दू में। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए फॉरेनर का जो रेलेवेंस था, जो मीनिंग था उस टाइम पे बिल्कुल अलग था, और हिंदी में इसको परदेसी कहते थे। यहां तक आपको समझ में आ गया। और पर्शियन में इसको कहते थे अजनबी। अजनबी, अनजान या परदेसी, इस तरीके के शब्द यूज करे जाते थे आपको फॉरेनर्स के लिए। लेकिन फॉरेनर का वो मतलब नहीं था कि वो विदेश से बढ़िया हवाई जहाज में बैठ के आए हैं। उसका सीधा मतलब यह था कि आप दूसरे गांव के, दूसरे शहर के हो और हम आपको नहीं जानते। उस तरीके के लोगों को आप फॉरेनर्स कहते थे। उसके बाद आप देखने वाले हैं बहुत सारे अलग सोर्सेस मिलने वाले हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था 6th क्लास की किताब में कि आपको सोर्सेस क्या क्या मिलते हैं जिनसे आपको जानकारी मिलती है तमाम चीजों की। चाहे आप सिक्कों की बात करें, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं आपको, राजाओं की तारीफें जिसको हम प्रशस्ति कहते थे वो भी आपको मिलती है, आपको उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स मिलती हैं, आपको ताम्र पत्र मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है राजा के बारे में। आपको याद होगा हमने बात की थी अशोका द ग्रेट के बारे में, उनने जो एपिग्राफ्स लिखे थे उनके बारे में, जो उनके पिलर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, और जो एडिक्ट्स थे उनके, जो अलग अलग भाषाओं में लिखे थे उनके बारे में भी हमने 6वीं क्लास की किताब में पढ़ा। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, थोड़ा सा चेंज आने वाला है। चेंज किस तरीके से आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। एक और बात करी थी मैंने, याद करिए, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था 6th क्लास के डिस्कशन में। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होने वाली है, मेन्यू का अर्थ मैंने आपको बताया था लैटिन में इसका शब्द का मतलब होता है हैंड। इस शब्द का मतलब है हाथ। तो हाथ से लिखी गई जो चीज है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। परंतु उस समय जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, याद करिए हमने न्यू आइडियाज चैप्टर में पढ़ा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो आइडियाज हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया, आपके जो वेदास हैं उसको भी मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया। उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जा रही है ये लिखी जाएंगी आपके पेड़ की छाल के ऊपर या फिर पाम लीफ के ऊपर, ये लिखा जाएगा। पाम लीफ के ऊपर या फिर पेड़ की खाल के ऊपर, छाल के ऊपर अगर लिखा जा रहा है तो वो कितने दिन सर्वाइव करेगा। अब हम मिडिवल इंडिया में जब आ गए, मिडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करें, तब आप देखने वाले पेपर आ गया है सीन में। पेपर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, पेपर आपका आ गया है। पेपर आने से क्या फायदा होने वाला है? पेपर आने से आप देखने वाले हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट की तादाद है, जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। ये चीप होता जाएगा और धीरे धीरे इसकी अवेलेबिलिटी होती जाएगी। अवेलेबिलिटी होगी तो लोग लिखना चालू करेंगे, और लोग लिखेंगे। किन बारे में लिखेंगे आपको समझ में आना चाहिए। कुछ लोग जो है वो होली टेक्स्ट लिखेंगे, वो धर्म की बात करेंगे, वो ईश्वर की बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके राजा के बारे में लिखेंगे, राजा की रोजमर्रा के जीवन के बारे में भी लिख सकते हैं, और भी तमाम चीजें जो राजा की लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, वो सारी लिख सकते हैं। लेटर्स लिखे जाएंगे, लेटर्स लिखे जाने वाले हैं आपके कागज में। जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके सेंट्स हैं, जो आपके सेजेस हैं, वो अपनी जो भी सिखाने वाली चीजें हैं, जो टीचिंग्स हैं, उन सबको आप कागज में लिखने वाले हैं। पिटिशंस, जो आपके पिटिशंस होने वाले हैं वो भी आप लिखने वाले हैं कागज पे। साथ में आपके जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स होने वाले हैं, जो आपके फैसले सुनाए गए, उन सब की चर्चा भी आप कागज में करने वाले हैं। इस तरीके से आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। आपके टैक्सेस होंगे, आपके अकाउंट्स होंगे, इन सबको भी आप अब पेपर में वेल मेंटेन तरीके से आप उसको अपडेट कर सकते हैं यूजिंग पेपर। आप पेपर पे लिखने लगेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जानी है पेपर के एडवेंट होने से, पेपर के सीन में आने से। यहां पर आप देखने वाले हैं जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट से जो आपके पाम लीव्स और तमाम जगहों पर लिखे गए थे, वो आपके मोनेस्ट्रीज में, टेंपल्स में संभाल के रखे गए थे। ये मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में। जो रईस लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, या जो राजा महाराजा थे, जो रूलर्स थे, वो इनको इकट्ठा कर लेते थे और इनको वो आर्काइव बना के, आर्काइव्स आप समझते हैं एक तरीके की, आप जहां पर स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, आपकी लाइब्रेरी जैसी हो सकती है या आर्काइव्स हो सकते हैं, अभिलेखा गोरा, इस तरीके से इस चीज को कहते हैं। मैं तो आपको सीधे समझा रहा हूं, आप आर्काइव्स याद रखें, सामान रखने की जगह जहां पर आप आपकी जो टेक्स्ट वगैरह है जो आप सेव करके रख सकते हैं। यहां से लाइब्रेरीज और आपकी आर्काइव्स जो बनी, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को फिर कोशिश किया जाता था कि आप मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको आप फिर से लिखेंगे, फिर से उसको आप कॉपी करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, वो सारी चीजें भी चालू हो गई। इन मैन्युस्क्रिप्ट से आपको बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है ये आपको हिस्टोरियंस जो है वो हेल्प करेंगे आपको बताने में कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। आगे आप देखिए, जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है वो तो थी नहीं।
अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो आप समझ रहे हैं एक 600 पेज की किताब पढ़ने में आपको 2 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि उस 600 पेज की किताब को आपको लिखना है अपने हाथों से, तो आपको पता नहीं कितना समय लगने वाला है। उस समय यही कहानी थी। उस समय आप देखिए इतनी मोटी मोटी मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपको स्क्राइब्स रखे जाते थे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे। आज ऐसा नहीं है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया और मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी हो गए। आज डिजिटल एज में बिल्कुल ही चीजें बदल गई हैं, जो पढ़ने का तरीका बदल गया है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का पैटर्न है वो बदल गया है। लेकिन आप वहां की बात करिए जब मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करने में आपको सालों लग जाते थे। वो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती थी, अलग से एक पोस्ट होती थी जिसको आप स्क्राइब्स कहने वाले हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपके कॉपी करने वाले हैं। प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करने का काम हाथ से होगा। अब हाथ से जब होता है तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हर आदमी की राइटिंग अलग होने वाली है। कुछ लोग शायद कुछ स्किप कर दे, किसी ने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि उसको राइटिंग क्लियरली नहीं दिखी। याद है बचपन में, आप सोचिए आपको जब कभी आप क्लास मिस कर देते थे स्कूल की तो आप अपने दोस्त से कॉपी लेने जाते थे। जब आप उस दोस्त से कॉपी लेने जाते थे और आप उस कॉपी को घर लाकर आप लिखना चालू करते थे, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, ये कौन सा वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, कितनी गंदी राइटिंग लिखता है ये, और तब आप उस चीज को स्किप कर देते थे। और जब आपने वो स्किप कर दी तो उससे आपका जो ओरिजिनल जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट था उससे और आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया। और ये स्मॉल चेंज आप देखने वाले, धीरे धीरे ये ग्रेजुअल हो जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? एक बुक एक से दूसरी लिखेगी, दूसरे से तीसरी, तो जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आपके बढ़ते जाने वाले हैं और ये चीज होने वाली है। और आगे जाके आप देखने वाले हैं ये जो हिस्टोरियंस हैं या फिर जो जनरल पीपल हैं उनके लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि अब पता ही नहीं चल पाएगा एक समय के बाद कि ओरिजिनल कौन सी है। आज के जो ऑथर्स हैं उनको ये पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है, क्योंकि सब हाथ से लिखी गई हैं। अब ये तो नहीं पता कि इसकी हैंडराइटिंग है या उसकी हैंडराइटिंग है, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है पता लगाना कि ओरिजिनल कौन सी। इससे आपको समझ में आएगा आगे क्या क्या परेशानी आई थी। इसमें फिर हिस्टोरियंस एक रास्ता निकालते हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन्स दे देते हैं, उनको मार्क कर देते हैं किस तरीके से वर्जन्स। जैसे आपने रोबोट देखी है, रोबोट आई पहले, फिर उसके बाद रोबोट के बाद उन्होंने 2.0 निकाला, मतलब सेकंड वर्जन आ गया। इस तरीके से गाड़ियों में, मोबाइलों में, हर तरीके से आप देखने वाले हैं सेकंड वर्जन निकाल दिया जाता है। तो आपके हिस्टोरियंस आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स को वर्जन्स में डिवाइड कर देंगे और वर्जन्स में डिवाइड करने के बाद वो गेस करते हैं, वो प्रयास करते हैं जानने का कि ओरिजिनल वर्क कौन सा होगा। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। एक किस्सा दिया है किताब में, आपके जो ज़ियाउद्दीन बरनी है उनकी एक किताब है जो 1356 में लिखी गई थी पहली बार, और उसका जो दूसरा वर्जन है वो लिखा गया था आपका 1358 में, 2 साल बाद। दोनों किताब में क्या डिफरेंस है वो यहां से हिस्टोरियंस बताते हैं और कहते हैं इन दोनों किताब में बहुत ज्यादा फर्क तो था, लेकिन पता नहीं चल पाया था 1960 तक कि ये किताबें दो हैं। 1960 तक यही माना जाता था कि सिर्फ एक ही किताब है। बाद में ये पता चलता है कि एक लाइब्रेरी में ये कलेक्शन में थी, वहां से पता चलता है कि 2 किताबें 2 बार ये लिखी गई, 1356 में और बाद में फिर 1358 में। ये सारी बड़ी बड़ी परेशानी आ रही थी, आप शुरुआती दौर में मैन्युस्क्रिप्ट के साथ समझते हैं। अब यहां पर आप देखिए जो अलग अलग हैंडराइटिंग्स होने वाली है, रीडिंग इन, जब पर्शियन में आपको पढ़ना है या फिर अरेबिक में पढ़ना है वो भी कठिन काम है। ये देखिए कैलोग्राफी में हो रहा है, कहीं कहीं आप देखने वाले ये राइटिंग जो आपको समझ में नहीं आ रही, ये राइटिंग काफी समझ में आ रही, ये ने काफी दूर फैला फैला के लिखा है, ये काफी पास पास लिख दिया। मैं भी अगर आपसे लिखूं, मैं अगर लिख रहा हूं हिस्ट्री और फिर मैं लिखूं हिस्ट्री, तो आप देखिए दो अलग से आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी क्या लिखा है, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा फिर भी कि हाँ हिस्ट्री लिखा है। वैसे तो दोनों ही नहीं समझ में आ रहे, तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाता था। अरबी और पर्शियन जो फारसी है उसको पढ़ने में काफी कठिनाई होती थी। एक स्टाइल है राइटिंग की जिसको आप कहते हैं नस्टलिक। ये स्टाइल आप याद रखें, नस्टलिक स्टाइल में जहां से आप देखते हैं लेफ्ट से चालू होता है और यहां देखने वाले कर्सिव राइटिंग होने वाली है जो काफी आसान होती है पढ़ने के लिए। और उसके बाद एक और राइटिंग होती है जिसको आप कहते हैं शिकस्ते। शिकस्ते जो होने वाली है वो राइट से होने वाली है। देखिए आप ये शिकस्ते देखिए आप, ये आप देखिए नस्तलिक। यहां दोनों से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्यादा डिफिकल्ट और कितनी ज्यादा ये डेंस लिखी गई है। तो ये दोनों, अगर कोई स्क्राइब है आपका, वो स्क्राइब अगर फॉलो कर रहा है आपका नस्तलिक, नस्तलिक जब वो फॉलो करने वाला है तो नस्तलिक फॉलो करने में उसको परेशानी नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ये नस्तलिक राइटिंग है। और यहां पर आप देखने वाले दूसरी तरफ जो शिकस्ते राइटिंग है, शिकस्ते राइटिंग में पढ़ने में आपको आइडेंटिफाई करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो कितनी डेंस है, कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहां पर जो किताबें थी उनको खूबसूरत बनाया जाता था। जो किताबें आपकी लिखी जा रही हैं
हैंड रिटन जो पीसेज होते थे, जो वर्क ऑफ आर्ट बन जाते थे, अपने आप में आप देखने वाले हैं किस तरीके से किताबों में हाथों से लिखने के बाद नीचे हाथों से ही पेंटिंग बनाई जाती थी और मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जिनका आप देखने वाले हैं डायमेंशंस होता था लगभग 10.5, लगभग 10 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के बीच में इनका डायमेंशन होता था। भविष्य में आप देखने वाले हैं जो लोग हैं ये किताबें तो अलग से रख देते थे और ये मिनिएचर जो पेंटिंग्स हैं इन्हीं को काफी मोटे दामों में बेच दिया करते थे, और ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है इसके भी बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए, इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यूअर्स आ गए और इसके लिए बहुत मोटी कीमत देने के लिए लोग समय के साथ तैयार हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये भाई साहब स्क्राइब है, इनका काम है कॉपी करना, तो एक बुक का ये कॉपी बना रहे हैं, दूसरा डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैठ के दिन भर बैठ के एक ही काम था इनका कि बस कागज कलम दबा और चालू हो जाते थे लिखना। ये कहानी थी इनकी। अब जो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, जो राजनीति में या फिर आप देखेंगे जो समाज में बदलाव आ रहे थे, उनकी अगर हम बात समझे, मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ किताब में पढ़ेंगे 750 से लेके 1700 से तक जो 1000 साल में जो परिवर्तन आए उसके बारे में। तो अब देखिए जनरली ऐसा माना जाता है कि मिडिवल हिस्ट्री में ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, ज्यादा चीजें नहीं आई, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं देखा जाता है आपका मिडिवल हिस्ट्री में। लेकिन मैं ये मानता हूं अगर नए नए किंगडम्स आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है नई टेक्नोलॉजीज आ रही होंगी, नए इनोवेशन आ रहे होंगे, और ये हमें देखने भी मिलता है जब हम हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो आपको मिडिवियल में कोई ज्यादा रस नहीं समझ में आएगा। आपको लगता है आपकी एंशिएंट बहुत ज्यादा ब्राइट थी, हमारा बहुत अच्छा पास्ट था और मॉडर्न में हमने ब्रिटिशर्स को झेला है, लेकिन उसके अलावा भी मिडिवल में भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर रहे हैं जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आप देखने वाले हैं नई नई टेक्नोलॉजीज आने वाली है। पर्शियन व्हील आ जाएगा इरिगेशन के लिए। पर्शियन व्हील इस तरीके का गोला रहेगा जिसमें बाल्टियां लगी होती है, और ये जो है ये कुएं के पास चलेगा, बाल्टी में पानी भरेगा और ये बाल्टी का जो पानी है वो आपका एक चैनल जैसा बनाएंगे आप, तो खेत में वो पानी गिर जाएगा और वहां से आपका इरिगेशन होगा। ये नई चीज आती है। आप देखिए हमने बात की थी प्लॉ की, याद आ रहा होगा आपको जब मैंने आपसे बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका वुडन प्लॉ यूज होने वाला है। आगे फिर मैंने आपसे बात की थी जब वुडन प्लॉ यूज होता है उसके बाद महाजनपद इतना एस्टैब्लिश हो पाई, या जनपद इसीलिए एस्टैब्लिश हो पाई क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आयरन के प्लॉ का यूज करना चालू किया। उसी तरीके से यहां आप देखिए वहां पे प्लॉइंग टेक्निक्स में डेवलपमेंट हुआ था, यहां पर आप देखने वाले हैं आपके इरिगेशन टेक्निक में डेवलपमेंट हो रहा है। स्पिनिंग व्हील आ जाता है। स्पिनिंग व्हील आने से आपके जो कपड़े की सिलाई है, जो फैब्रिक्स बनाने का काम है वो आसान हो जाता है। हमने काफी गहराई से कपड़े को कैसे सिला जाता है, आपके फैब्रिक्स जो फाइबर है उससे यार्न कैसे बनाया जाता है, फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, वो सारी चर्चाएं हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में की है। 6th क्लास एनसीईआरटी जो हमने साइंस की डिस्कस की है उसमें हमने ये सारी बात की। आप देखने वाले हैं लड़ाई में भी कहीं ना कहीं एडवांसमेंट होने वाला है। आज भी आप देखते हैं इंडिया का या फिर अमेरिका का या रशिया का नए नए फायर आर्म्स को आप टेस्ट करते हैं, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, रशिया की एवनगार्ड की बात करें, ये जो तमाम टेस्ट चलते रहते हैं उस तरीके से उस टाइम पे भी जो आपके फायर आर्म्स है उनमें इंप्रूवमेंट आ रहा था, एडवांसमेंट आ रहा था। चाइना में जब गन पाउडर या फिर आप उसको कहते हैं जो डायनामाइट है, इसका भी इनोवेशन उस टाइम तक हो गया था और ये सारी चीजें चल रही थी। पेपर की बात करें, सिल्क की बात करें, सिल्क रूट की बात करें, गन पाउडर की बात करें, ये सब डेवलप हो रहे थे। तो कॉम्बैट में भी डेवलपमेंट था। खाने के तरीके में डेवलपमेंट होगा। आपको मैं एक बात बताऊंगा, शायद आप चौंक जाएंगे। ये जो समोसा है जो आपको बड़ा पसंद है, आपको बड़ा प्रिय है और हर दिन सुबह से आपको लगता है कि समोसा चटनी मिल जाए, वो हरी और लाल वाली, वो समोसा इंडियन डिश नहीं है। ये जो समोसा है इसको आप असल में कहते हैं सम्बुश्क, और ये आपका टर्की से आया है। ये जो सम्बुश्क है ये टर्की से आया है और बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ था क्योंकि इसको मुगल्स ने अपने साथ प्रमोट किया। मुगल्स के लिए इंपॉर्टेंट फूड था, इसीलिए इसको प्रमोट किया गया और आज आप देखिए घर घर में समोसा है। ये चीज ऐसे हुई। आप देखने वाले पोटैटो, आलू आने वाला है जो आप व्रत में खाते हैं। पता नहीं उसके पहले लोग व्रत रखते होंगे तो क्या खाते होंगे, क्योंकि पोटैटो तो बाद में आया, मिडिवल टाइम में आया, तो एंशिएंट टाइम में जो व्रत रखते होंगे वो पता नहीं क्या खाते होंगे। आप देखने वाले कौन आने वाला है, मक्का आने वाला है, मिर्च आने वाली है, चाय पत्ती आने वाली है, कॉफी आने वाली है। ये नए नए बदलाव कैसे आ रहे हैं? तो आप ये नहीं कह सकते कि मिडिवल स्टैग्नेंट थी। मिडिवल में भी अपने हिसाब से चेंजेस आ रहे थे, बस इंपॉर्टेंट ये है कि उसको और गहराई से समझने की जरूरत है। आप देखने वाले हैं कि इस पीरियड में इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पर्शियन जो एक पर्शियन व्हील है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये पर्शियन व्हील किस तरीके से घूमने वाला है।
ये दो लकड़ियों पर ये साथ दिया जाएगा और ये आपका व्हील इस तरीके से इस पे घूमने वाला है, पुली जैसा। और इसमें जब पानी भरेगा ये घूमता है और ये घूम के आपके एक चैनल बना होगा, उसमें पानी डालेगा और उस चैनल से आपका पूरा खेतों में पानी चला जाएगा। ये आपका पर्शियन व्हील था। ग्रेट मोबिलिटी होने वाली, बहुत ज्यादा लोग शिफ्ट करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत दूर तय करने वाले हैं। आप बात करें, हमने चाइना के बारे में बात की थी, याद करिए, आइंस्टाइन के बारे में बात की थी, हुन सिंह के बारे में बात की थी, आपको याद आ रहा होगा, फाइन के बारे में भी बात की थी हमने। यहां पर हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारा सब कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया और यहां पर लोग अपनी किस्मत आजमाने आने लगे, फॉर्च्यून्स बनाने आने लगे, अपनी अपनी किस्मत बनाने। जैसे बंबई को कहते हैं सपनों का नगर, उस तरीके से हमारे देश में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी वेल्थ की वजह से सब लोग आने लगे और अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। एक अलग से सोशल सिस्टम में आप देखें तो एक अलग से एक ट्राइब्स, जो शुरू में ट्राइब्स थी, उनका ओरिजिन होता है और वो पावरफुल होते हैं राजपूत के नाम से। धीरे धीरे आप देखेंगे इनके ओरिजिन के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी इनकी थ्योरीज हैं, चाहे आप फायर ऑल्टर थ्योरी के बारे में बात करें और भी तमाम थ्योरीज है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन पे बात की जाती है कि राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ। राजपूत का असल मतलब था राजपुत्र या राजा का पुत्र, सन ऑफ अ रूलर। यहां से आपको ये टर्म डिराइव होता है जिसको आप राजपूत कहते हैं। राजपूत जनरली आपके क्षत्रियों में आते थे, क्षत्रिय कास्ट, याद करिए, वरना आना चालू होता है ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद मैंने आपको बताया था वैश्य एज वेल एज शूद्र। तो यहां पर मैंने सारी डिस्कशंस किए हैं आपसे। क्षत्रिय कास्ट से ये बिलोंग करते थे और साथ में ये जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, ये लड़ाकू थे, ये लड़ाकुओं का एक झुंड थे, एक ग्रुप थे। यहां पर आप देखने वाले हैं सिर्फ राजा नहीं, आपके जो चीफ रहने वाले हैं, जो आपके मिनिस्टर्स रहने वाले हैं, जो आपके सोल्जर्स रहने वाले हैं, ये सब राजपूत रहेंगे। और ये एक पर्टिकुलर कमांडर के अंदर आर्मीज में काम करते थे, राजा के लिए काम करते थे, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये फैल जाते हैं। तो राजपूत के बारे में हमने समझ लिया। दूसरे ग्रुप्स भी आएंगे, जैसे मैं मराठा की बात करूं तो मराठाज आने वाले हैं, सिख आने वाले हैं, जाट्स आने वाले हैं, अहोम असम के आसपास के इलाके में ये भी आने वाले हैं। तो तमाम तरीके के नए नए सोशल सिस्टम्स आएंगे, नए नए लोग आने वाले हैं, नए नए ग्रुप ऑफ पीपल आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखने वाले कायस्थ, एक कास्ट आने वाली है जिनका काम ही था स्क्राइब का। स्क्राइब याद करिए क्या पढ़ा हमने, स्क्राइब का काम है आपका जो एक कॉपी बनाना मैन्युस्क्रिप्ट की, उस काम के लिए, या फिर जो सेक्रेटरीज के काम है, अकाउंटिंग है, टैक्स कलेक्शन है, यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट है, इसके लिए एक अलग से एक सेट ऑफ पीपल आ गए जिनको आप कायस्थ कहेंगे। बात आपको समझ में आ रही किस तरीके के आपके सोशल चेंजेस आ रहे हैं? और ये सोशल चेंजेस आने की वजह से कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल चेंजेस भी समझ में आने लगेंगे। ये धीरे धीरे जो ये सोशल ग्रुप्स हैं, ये अपने आप को एम्फेसाइज करेंगे, ये अपने आप को एम्फेसाइज करेंगे, अपना पावर एक्सरसाइज करेंगे और अपने अपने लिए, अपने अपने लेवल पर जैसे इनको सिचुएशन मिलेंगी, अपने किंगडम्स बनाएंगे। मराठा के केस में आपको शिवाजी याद होंगे, आपने सिख के केस में आपको मालूम है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, जाट के केस में भी आपको बहुत सारी चीजें मालूम होंगी, चूरामल करके एक थे। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे जो जहां सिचुएशन मिलेगी अपने लिए एक किंगडम कार्व आउट करेंगे। यहां पर आप देखने वाले हैं कैसे इतनी सारी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना ज्यादा आपके टाउन्स बन रहे हैं, तो टाउन्स कहां बनने वाले हैं? टाउन्स बनने वाले हैं आपके जो फॉरेस्ट एरिया उसको क्लियर करा जाएगा, उसको क्लियर करके आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स करने वाले हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कनेक्टिविटी बढ़ती है और वहां पर लोगों का जो रहना बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी और वो जगह जो है आपकी वो टाउन्स में तब्दील हो जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे जैसे ये फॉरेस्ट हटाया जाएगा, टाउन्स में तब्दील होंगे, लोग वहां पर माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट क्यों करने वाले हैं? माइग्रेट करने वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए, अपने सपनों के नगर में जाने के लिए, कुछ फॉर्च्यून्स बनाने के लिए, कुछ पैसे बनाने के लिए। याद करिए हमने हैबिटेट के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, हमने बताया हैबिटेट के बारे में कि हैबिटेट क्या है। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहां आपको अपना रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए। बुक की डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट ऑफ रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट्स, तो उसको आप हैबिटेट कहते हैं। जो आप जहां पर भी रह रहे हैं उसको आप हैबिटेट कहेंगे। सामान्य तौर पर तो एक ऐसी जगह जहां पर आपको रोटी कपड़ा और मकान और साथ में एक बढ़िया सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल जाता है, उसको इंसानों के लिए आप हैबिटेट कहेंगे। आप देखने वाले हैं जो आपकी टिलिंग होने वाली है, जो लैंड की टिलिंग होने वाली है, जो आपको फार्मिंग का काम करना है, वो पीसेंट्स के द्वारा करा जाएगा। उन लोगों को आप पीसेंट्स कहेंगे। जो भी लोग खेती से संबंध रखते हैं, आपका जो लैंड टिलिंग करने वाले उन लोगों को आप पीसेंट्स कहेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं इंफ्लुएंशियल ग्रुप्स बना लेंगे, ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इनमें भी आप देखने वाले हैं किस तरीके से चिफ्टेंस हैं, आपके प्रीस्ट हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, टेंपल्स हैं, ये सारी चीजों में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा।
रीजनल मार्केट्स आने वाली है। एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। ये टैक्सेस पे करने में काम करेंगे, साथ में आप देखने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करने वाले हैं। जो आपके लोकल लॉर्ड्स हैं उनके लिए ये काम करने वाले हैं। तो सोशल सिस्टम में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो पीसेंट्स हैं वो भी अपने अपने हिसाब से अपने आप को असर्ट करना चालू करेंगे। एक और बात आप देखिए, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस जो है वो इमर्ज होना चालू होंगे। अब इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस में मेजर तो आपकी इकोनॉमिक्स है। जो रिच होने वाले हैं वो अपने आप को अलग से एस्टेब्लिश करने लगेंगे। जो रिच हैं, जो ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड के मालिक हैं और उसके साथ उनके पास ज्यादा जानवर है, वो कोशिश करेंगे अपने साथ आर्टिसंस के साथ मिले। और लीन सीजन जब लीन सीजन हो तब ये क्या करेंगे, तब ये अपना जो भी आर्ट वर्क है इन सब में लग जाएंगे। और उसके अलावा जब एग्रीकल्चरल सीजन होगा तब एग्रीकल्चर करेंगे। तो इस तरीके का आपको बैलेंस मिलने लगा कि ये पीसेंट का काम भी कर रहे हैं, ये जो है अपने जमीन पर भी एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं। जब लीन सीजन होने वाला है, एग्रीकल्चर में ज्यादा काम नहीं रहने वाला, तब ये एज आर्टिस्ट काम करने वाले हैं, आर्टिशनल वर्क करने वाले हैं। चाहे आप देखें कुर्सी बनाने का काम करे या फिर हथियार बनाने का काम करे या फिर ज्वेलरी बनाने का काम करे, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। यहां पर हमने शुरू में बात की थी लेटर वैदिक पीरियड में आपका जो वर्ना सिस्टम है वो रिजिडिफाई होगा। रिजिडिफाई होने से एक और चीज ओरिजिनेट होती है, वो है कास्ट। पर यहां आप देखने वाले हैं कास्ट के बाद एक और सेक्शन आ जाएगा, सब कास्ट। सब कास्ट डेवलप हो जाएंगी जिनको आप कहते हैं जातीस आपको देखने मिलेंगी। अलग अलग कास्ट आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो इतने लंबे समय में जो इंटर मैरिज हुआ और जो भी प्रोसेस हुए उस हिसाब से आपकी जातीस डेवलप होने लगेंगी। जातीस डेवलप होंगी और उनको रैंक कर दिया जाएगा, उनकी रैंकिंग बना दी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं इतने सारे अगर जाति हैं तो उनको कहीं ना कहीं आपको हायरार्की में डिफाइन करना पड़ेगा और उनको रैंक्ड कर दिया जाता था उनके बैकग्राउंड पे बेस। उनके बैकग्राउंड क्या है, उनका पेशा क्या है, उस हिसाब से उनको रैंक कर दिया जाता था। और ये जो रैंक है ये जनरली फिक्स नहीं रहती थी, ये आपकी फिक्स नहीं होगी, ये वेरी करती रहती थी। और वेरी कैसे करेगी? पावर से, इन्फ्लुएंस से, रिसोर्सेज से। आप अगर बड़ा प्रोडक्टिव लैंड अगर आपका अंडर में है, आपके कंट्रोल में है, तो आप पावरफुल हो गए तो आपकी जाति बढ़ जाएगी। आप देखिए इसीलिए आज भी आपको समझ में आएगा कुछ स्टेट्स में कुछ ओबीसी में आते हैं, कुछ स्टेट में नहीं आते, कुछ स्टेट में कुछ एससी में आते हैं, कुछ में नहीं आते। तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज की कहानी हर जगह रही है। आप देखेंगे जो जातीज है उन्हें अपने अपने रूल्स बनाना चालू किया। अब अगर वो अपने अपने रूल्स बना रहे हैं तो भाई साहब कोई आदमी तो होगा जो इन रूल्स को एनफोर्स करने का काम करेगा। और वो रूल्स को एनफोर्स करने का काम असेंबली करेगी, एक ग्रुप होगा दादाजी बाबाजी वाला, और वो एक ही काम करेगा, जो उन्होंने जाति के रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इस चीज को देखने वाला है। और उसको ही आप कहने वाले हैं जाति पंचायत। इस चीज का ही एक बिगड़ा, एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म आपका खाप पंचायत है। जो आपका खाप पंचायत है, जिसके बारे में आप पेपर में कभी पढ़ते होंगे, खबरें आती है उनकी, वो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है इस चीज का। जो आपकी जाति पंचायत बनी थी, एक ग्रुप ऑफ असेंबली बनी जो रूल्स बनाते थे और उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। यहां पर आप देखने वाले हैं, और जो अलग अलग आपके ग्रुप्स है, जो विलेजेस हैं, वो अलग अलग फॉलो करने वाले हैं। अपने विलेज के भी रूल्स फॉलो करेंगे और उसके साथ अपनी जाति के भी रूल फॉलो करेंगे। तो वो अपनी जो सोशल आइडेंटिटी है उसको भी मैनेज करने वाले हैं, जो आपकी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है उसको भी मैनेज करने वाले हैं। दोनों चीजें ये साथ में लेकर चलने वाले। अब आप देखेंगे जो बहुत सारे झुंड थे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस थे, उनका एक सिपह सलार होगा, उसका राजा होगा, मुकद्दम होगा, चीफ होगा, लंबरदार होगा। तो चिफ्टन जो होते थे उनको इस शब्दों से बुलाया जाता था, मुकद्दम, लंबरदार, इस तरीके से शब्द यूज किए जाते थे। और यहां पर आप देखेंगे यही जो आपके विलेजेस हैं, यही स्मॉल विलेजेस एक इंपॉर्टेंट स्मॉल यूनिट या फिर एक बिल्डिंग यूनिट बन जाएंगे आपके स्टेट्स का। जो स्टेट है आपकी वो स्मॉल इसी तरीके के जो सेट ऑफ विलेजेस है इसके साथ मिलकर बनने वाला है। आपके सेट ऑफ विलेजेस जुड़ेंगे और उसी से आपकी एक स्टेट तैयार हो जाएगी। अब जरा सी बात कर लेते हैं अलग अलग रीजन्स की और उसके साथ जो उनके एम्पायर संबंधित थे उनकी। किताब में चोलास के बारे में बात की गई है, तुगलक्स के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक याद होगा आपको, फिरोज शाह तुगलक भी आपने पढ़ा होगा, पगला राजा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने मतलब पढ़ा लिखा लेकिन बेवकूफ। और मुगल्स के बारे में भी बात की गई। यहां पे रीजन्स की बात की गई है। संस्कृत में जो प्रशस्तियां दी गई हैं उसमें बड़ी चर्चाएं हैं। आप देखिए एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है। पहले तो प्रशस्ति का मतलब हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रशस्ति का मतलब है सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं, तारीफें। आपने एक आदमी को अपॉइंट किया और आपने कहा भाई साहब मैं राजा हूं, आप मेरे कोर्ट में आओ, बैठो और मेरी तारीफें लिखो। और जो आपने मेरी तारीफें लिखी वो हुई प्रशस्ति।
मैंने आपसे बाणभट्ट की बात की थी, उसने भी प्रशस्ति लिखा। हरिसेना की बात की थी मैंने पिछले किताब में, उनने भी प्रशस्ति लिखी। सीधा सीधा काम था उनको राजाओं की तारीफें लिखना। राजा की तारीफें कभी कभी तो वो इतनी ज्यादा लिख देते थे जिसका हिसाब नहीं है। आप यहां पढ़िए, संस्कृत प्रशस्ति मिलती है आपको गयासुद्दीन बलबन की, जो आपके दिल्ली सुल्तान थे, उनकी आपको प्रशस्ति मिलने वाली है संस्कृत में। और यहां पर प्रशस्ति में लिखा जाता है कि ही इज अ रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, बड़े साम्राज्य के राजा है ये। बंगाल तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है। और आप देखिए यहां पर, उसके अलावा अफगानिस्तान तक, वेस्ट में अफगानिस्तान, ईस्ट में बंगाल तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है। आप इसके साथ देखिए जो साउथ इंडिया है वहां पर भी इनका साम्राज्य फैला हुआ है, मतलब ये तो तीनों तरफ है। उसके बाद जैसे ही खबर मिलती है कि इनकी फौज आने वाली है, इनकी फौज जहां पर हमला करने वाली है, वहां की खबर मिलते ही साथ लोग जो है वो गांव के गांव खाली कर देते हैं, अपना पूरा शहर खाली कर, कर्नाटका, यहां सबके लोग अपनी जगह खाली कर देते थे, भाग जाते थे, पता नहीं कहां भागते थे, भाग जाते थे जब इनकी फौज आती थी। तो इस तरीके की संस्कृत प्रशस्ति लिखी है। इवन दो इसमें बहुत सी बातें जो ऐसी होती थी जो हवाबाजी होती थी, लेकिन फिर भी अब राजा के वहां पे काम कर रहे, अपनी जान बचानी है तो तारीफ करो, वो वाली बात थी, इसीलिए प्रशस्तियां लिख देते थे। यहां पर हिस्टोरियंस जो है वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया है, इतना बड़ा पावरफुल नहीं थे ये किंगडम, लेकिन ऐसा बताया जाता है। आप देखने वाले हैं जो प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत है मोहम्मद बिन तुगलक के राइन में, इसको एक इजिप्शियन सोर्स से आप टैली करते हैं। एक इजिप्शियन सोर्स है जिसको आप कहते हैं मसलिक अल अबसार फी ममलिक अल अमसार, ये लिखा गया था उमरी के द्वारा, जो आपके शहाबुद्दीन उमरी हैं, इनने लिखा था ये। और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट आपके दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो भी प्लेसेस थे उनको डिस्कस किया है। शिविस्तान के बारे में बात करें, मुल्तान है, कलनौर, लाहौर, और भी बहुत सारी जगह आप देखने वाले हैं। खुर्रम हो गया, हांसी है, दिल्ली है, बदायून है, कन्नौज है। ये कन्नौज याद रखना आपको, रेलेवेंस इसका मैं अभी बताऊंगा आपको। कारा, अवध, बिहार, इस तरीके के बहुत सारे इलाके जो है ये इजिप्शियन सोर्स से आपको पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर कंट्रोल में थे दिल्ली सल्तनत के। अब हम बात कर रहे थे रीजन और एम्पायर की। यहां पर आप देखने वाले हैं बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टीज आने वाली, और यहां पर वो एक स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी से एसोसिएशन हम देखें तो आप देखिए, चोलास की बात करें, खिलजीज की बात करें, खिलजीज की हम बात करेंगे आगे, पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे। तुगलक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और मुगल्स की भी पूरी क्रोनोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी। ये अपनी जब एम्पायर बनाने वाले हैं, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, डाइवर्स होने वाले हैं। कैसे? आप देखिए, ईस्ट में भी इनका कंट्रोल है, वेस्ट में भी इनका कंट्रोल है, साथ में साउथ में भी कहीं ना कहीं इनका अच्छा खासा कंट्रोल था। इवन दो प्रशस्ति में बहुत ज्यादा लिख दिया था, बहुत ज्यादा बोल दिया था कि भाई साहब जहां जाते थे फौजें लेकर वहां से लोग भाग जाते थे, लेकिन फिर भी कंट्रोल इनका अच्छा खासा था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है स्टेबिलिटी की। आपको मालूम है अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है इकोनॉमी में, तो आज के समय स्टेबिलिटी ना हो तो एफडीआई नहीं आएगा। उस समय अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या होने वाला है? उस समय अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आपका एम्पायर वीक होगा। और अगर जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, एम्पायर वीक है, आपके पास स्टैंडिंग आर्मी को देने के लिए सैलरी नहीं है, तो आपका एम्पायर कभी भी डूब सकता है, कभी भी अनस्टेबल होकर टूट सकता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी, और इसी की वजह से अशोक का एम्पायर चला, क्योंकि अशोक का जो एम्पायर था, अशोक ने जब तक राज किया वो काफी स्टेबल रहा। यहां पर आप देखने वाले हैं जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है 18th सेंचुरी के आसपास, यहां से आपको री इमरजेंस दिखने वाला है रीजनल स्टेट का। चाहे आप मराठास की बात करें, मराठास का इमरजेंस होता है, साथ में मैं बताऊं आपको सिख का, जाट्स का, इन सब का इमरजेंस आपको देखने मिलेगा। रोहिलखंड में भी आप देखने वाले हैं, अवध में देखने वाले हैं, बंगाल देखने वाले हैं, हैदराबाद देखने वाले हैं। ये सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था बना लेंगे, अपनी अपनी दाल रोटी चालू कर देंगे। ये कहानी यहां से आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी एक बड़ा एम्पायर टूटता है तो छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बन जाते हैं। पर एक बात समझने वाली है, ये जो पैन रीजनल रूल्स थे, आप देखने वाले हैं जो भी रीजनल रूल्स होंगे ये कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ देंगे, इनकी एक लेगेसी होगी। चाहे आप छोटी या बड़ी स्टेट किसी भी तरीके की बात करें, ये अपनी एक लेगेसी, अपनी एक छाप छोड़ देते थे। और ये आपको देखने में